हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। तो आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे प्रोजेक्ट वर्क। कौन सी वार्षिक परीक्षा 2024-25 की जो कि अपनी फरवरी में होने वाली है, उसी का प्रोजेक्ट वर्क देखेंगे। कक्षा 5वीं, विषय पर्यावरण अध्ययन। तो यहाँ पर अपन प्रोजेक्ट 1 को देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो आपने अगर नहीं देखी है, हिंदी, गणित और अंग्रेजी की, तो अपन ने उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, पूरी प्ले लिस्ट, वहाँ से जाकर अपन देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन प्रश्नों को देखेंगे और प्रोजेक्ट कार 1 को सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही साथ प्रोजेक्ट 2 को भी देखेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि अपना प्रोजेक्ट कार 20 नंबर का रहता है और 20 नंबर अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपकी 5वीं की परीक्षा बोर्ड की है, तो अपन को 20 नंबर मिलना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए यहाँ से अपन प्रश्न को देखते हैं। अपने आसपास किसी खेत पर जाइए, वहाँ किसानों से बातचीत कर गेहूं बोने से लेकर फसल काटने तक की तकनीक एकत्रित करी। गेहूं की खेती से संबंधित चित्र, पत्र पत्रिकाएं एकत्र कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो अपन को किसी खेत पर जाना है और किसानों से बात करना है, वहाँ की अपन को रिपोर्ट लिखनी है। तो उत्तर में अपन क्या लिखेंगे? प्रयोजना विवरण है। भारत में गेहूं का एक मुख्य फसल है। क्या है? भारत में गेहूं एक मुख्य फसल है, आपको मालूम होना चाहिए। अभी गेहूं की फसल अभी बुवाई हुई है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। गेहूं का लगभग 97% क्षेत्र सिंचित है। गेहूं का प्रयोग मनुष्य अपने जीवन यापन हेतु रोटी के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश मुख्य फसल उत्पादक क्षेत्र हैं। कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा गेहूं पाया जाता है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं पाया जाता है। ओके, चलिए अब पूरी प्रक्रिया देखते हैं कैसे होता है। गेहूं की प्रमुख प्रजातियां। गेहूं की प्रमुख प्रजातियां चुनाव भूमि एवं संसाधनों की दशा की स्थिति के अनुसार किया जाता है। मुख्यतः 3 प्रकार की प्रजातियां होती हैं: सिंचित दशा वाली, असिंचित दशा वाली और उर्वरीली भूमि की असिंचित दशा वाली। ठीक है ना। पर ने 3 प्रकार की गेहूं की किस्में देखी। तो अगली क्या है? खेतों की जुताई। तो पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद वाले डिस्क हैरो या कल्टीवेटर से 2 से 3 जुताइयां करके खेत को समतल करते हुए भुरभुरा बना लेना चाहिए। ट्रैक्टर चलित रोबोवेटर एक जुताई द्वारा खेत पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। ठीक है ना। बुआई विधि। बुआई विधि। गेहूं की बुआई अक्टूबर के प्रथम पक्ष के द्वितीय पक्ष तक उपयुक्त नमी में बुआई करनी चाहिए। ठीक है ना। वैसे अभी तो दिसंबर तक भी अपनी बुआई चली है, नवंबर दिसंबर में, लेकिन अक्टूबर सबसे अच्छा होता है गेहूं की बुआई के लिए। ठीक है ना। अब आता है सिंचित दशा। इसमें 4 पानी देने वाली समय से अर्थात 15 से 20 नवंबर। सिंचित दशा में 3 पानी वाली प्रजातियों के लिए 15 नवंबर से 10 नवंबर तक उचित मानी नमी बुआई करनी चाहिए। गेहूं की बुआई देसी हल के पीछे लाइनों में करनी चाहिए या कल्ट्री सीड्रिल से भूमि में उचित नमी का पर करना चाहिए। परम पंतनगर सीड्रिल बीज खाद व सीड्रिल में बुआई करना अत्यंत लाभदायक होता है। सीड्रिल तो आप तो जानती होंगे, ऐसा रहता है ऊपर से, इसमें अपन इसको खोल के इसमें बीज डाल देते हैं, नीचे ऐसे कुसिए बने रहते हैं, तो वो कतार में गेहूं को बेते जाते हैं। ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्या है अपना? उर्वरकों का प्रयोग। किसान भाइयों, उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। क्या करना? मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। गेहूं की अच्छी उपज के लिए खरीफ की फसल के बाद भूमि में 150 किलोग्राम नत्र जल, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर तथा देर की से बुआई करने पर 80 किलोग्राम नत्र जल और 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास अच्छी उपज के लिए 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो गोबर की खाद तो वैसे अपनी लगभग बंद होती जा रही है, लेकिन कहीं कहीं मिलती है अपन को देखने के लिए, तो गोबर की खाद उससे अच्छी होती है। आगे क्या करेंगे? गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण। गेहूं की फसल में रबी के सभी खरपतवार जैसे वतुआ, प्याची, खरतुआ, हिरनखुशी, चटरी, मटरी जैसी अंकरा, कृष्ण नील गेहुआ तथा जंगली रई जई आदि खरपतवार लगते हैं। इनकी रोकथाम निहाई गुड़ाई करके की जा सकती है, लेकिन कुछ रसायनों का प्रयोग करके रोकथाम किया जा सकता है, जो कि निम्न हैं, जैसे कि पेंड्रामेलियम 30 IP 24D, सोडियम सॉल्ट 80% WP, ये सभी रासायनिक उर्वरक हैं। अब इसके बाद आता है अपना क्या? कटाई का काम। कटाई कैसे करना चाहिए?
फसलें पकते ही बिना प्रतीक्षा किए कटाई करके तुरंत ही मड़ाई कर देना, दाना निकाल देना चाहिए और भूसा व दाना यथास्थान पर रखना देना चाहिए। अत्यधिक क्षेत्र वाली फसल की कटाई कंबाइन से करनी चाहिए। इससे कटाई या मड़ाई का एक ही जाती है जब कंबाइन से कटाई की जाती है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट कार्य 2 है, इसको अपन देखेंगे। इसमें थोड़ा क्वेश्चन अलग अलग दिए गए हैं लेकिन आंसर अपना एक ही है। ठीक है। प्रोजेक्ट कार्य 1 को अपन ने कंप्लीट कर लिया। प्रोजेक्ट कार्य 2 देखेंगे। प्रश्न क्या कहता है अपना, ऊंचाई पर तापक्रम अत्यधिक कम होने और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पर्वतारोहियों को ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने के लिए पिक्चर्स पोस्टर्स एकत्रित करिए और उनके बारे में लिखिए। तो ऊंचाई पर जीवन यापन में क्या क्या मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयों में समाधान खोजने के लिए वहाँ पर लोग क्या करते हैं पता करिए। आपको यदि किसी बर्फीले स्थान पर जाना हो तो आप साथ ले जाएं योग्य जरूरी वस्तुओं की सूची बनाइए। ठीक है ना। तो ये सभी काम अपन को करना है। तो परियोजना विवरण यहाँ पर अपना दिया गया है, उसको अपन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहाड़ी जीवन की कठिनाई इसी बात से लगाई जा सकती है कि यहाँ पर पहाड़ स्थित है। जहाँ पर पहाड़ होंगे वहाँ यातायात साधन हो लोगों को उपलब्ध कराना कठिन हो जाता। सही बात है। जहाँ मैदानी इलाकों में सड़कें बनने में कुछ महीने का समय लगता है, वहीं पहाड़ों में इसी काम को करने में 2 से 5 साल लग जाते हैं। ठीक है ना। सड़क बनाने में यह आधुनिक साधनों से सहायता नहीं ली जा सकती है, लोगों द्वारा ही यह कार्य करवाया जाता है। सक्रिय रास्तों को बड़ा बनाने में कई महीने लग जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ विकास की दर कम होती है। यातायात की व्यवस्था जहाँ स्थापित हो गई है तो समझ लीजिए कि विकास रफ्तार पकड़ लेता है, फिर उसके विकास को कोई रोक नहीं सकता। पहाड़ी लोगों का जीवन भी इन कारणों से बहुत कष्टप्रद होता है। सीढ़ीनुमा खेतों के कारण खेती अधिक नहीं होती। यदि बारिश आवश्यकता से अधिक हो गई तो पानी उनकी मेहनत को भी बहा ले जाता है और यदि नहीं हुई तो फसल सूख जाती है। वहाँ पर गाय भैंसें भी अधिक दुधारू नहीं होती, कारण लोगों को मजदूरी करके जीवन यापन करना पड़ता है। खेतों में होने वाली मेहनत कमर तोड़ देती है। जानवरों के रखरखाव के लिए औरतों को पूरे दिन, ठीक है ना, जंगलों में भटकना पड़ता है, तब जाकर वे गाय भैंसों के लिए चारे का इंतजाम कर पाती हैं। उनके लिए जीवन मात्र कठिन परिश्रम रह जाता है। नौकरी, चिकित्सा तथा शिक्षा का अभाव होता है। आज इनके अभाव के कारण ही बहुत से लोग पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं। पहाड़ों पर जीवन अभावग्रस्त है, अतः इनके जीवन में कठिनाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए और क्या है, पहाड़ों पर कठिनाइयों के समाधान खोजने के लिए वहाँ के वे लोग पहाड़ी पर धीरे धीरे चलते हैं, जिससे सांस नहीं फूलती और वह आसानी से ऊपर चढ़ जाते हैं। चढ़ते वक्त यह ध्यान में रखा जाता है कि चढ़ते वक्त शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो हमें पानी पीते रहना चाहिए। बर्फीली हवाओं से बचने के लिए वे लोग कोट व ऊन की फलोलेन के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। यह अपने साथ पैकबंद खाने का डिब्बा, कच्चा सामान साथ लेकर चलते हैं। इसी से यह अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए ये लोग नुकीली छड़ी का इस्तेमाल करते हैं ताकि फिसलने से बचा जा सके। वह नुकीली कील वाले जूते पहनते हैं जिससे कि बर्फ में फिसलने से बचा जा सके। ठीक है ना। आगे अपन को क्या लिखना है, बर्फीले स्थान पर जाने के लिए योग्य जरूरी वस्तुएं जैसे जैकेट, बैग, फलदार मोजे, ग्लव्स, आपातकालीन नंबर की जरूरी सामान की लिस्ट, गर्म कपड़े, टॉर्च, सीढ़ी, फर्स्ट एड किट और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, छाता, आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ग्लूकोज पाउडर, बिस्किट, नमकीन आदि चीज़ों से ले जाने की तैयारी करनी चाहिए। ये सभी चीज़ें अपन को ले जानी चाहिए। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अपन ने इसका पूरा सोल्यूशन देख लिया। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।